और आइए अब देखते हैं बिग एंड बोल्ड खबरों का रोला कोस्टर। आपके सरोकार की हर एक अहम खबर आपके पसंदीदा अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले वो खबरें जो बिग एंड बोल्ड के दौरान रहेंगी। खास तवज्जो में इजराइल के हमले में कैसे उखड़ी हमास की सांस, फास्फोरस बॉम्ब ने किया गाजा में सत्यानाश। ये पूरी खबर आपके सामने। आज फिलिस्तीन परस्त हमास समर्थकों के चेहरे भी बेनकाब करेंगे जो हिंदुस्तान का सिरदर्द बने हुए हैं। भारत का जानी दुश्मन कैसे हुआ पाकिस्तान में ढेर, किसने किया आतंकवादी का खेल खत्म, ये भी आपको बताएंगे। कैमरा ऑन था, वीडियो रिकॉर्ड पर था, उसके बाद क्या है सीएम का क्रश, क्या ये कैप्चर हो गया? पूरी पिक्चर आपके सामने होगी। आसमान से शोले बरसते नजर आ रहे हैं। ठीक वैसा ही है जैसा फास्फोरस बॉम्ब से हमला करने के दौरान होता है। हालांकि इस तरह के हमले की पुष्टि ना तो इजराइल ने की है और ना ही फिलिस्तीन की तरफ से ऐसी कोई खबर आई है। मगर आपको बता दें कि फास्फोरस बॉम्ब बेहद खतरनाक होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और अगर ये किसी इंसान के ऊपर गिरा तो उसकी हड्डियां तक गला देता है। अब ये फास्फोरस बॉम्ब जिसको इतना खतरनाक माना जाता है, क्यों माना जाता है, इतनी दहशत क्यों है इसकी, ये आप भी जान लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि ये जहां गिरता है वहां की ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। फास्फोरस बॉम्ब हड्डियों तक को गला देता है और तब तक जलता रहता है जब तक कि वहां की पूरी ऑक्सीजन आसपास की खत्म ना हो जाए। यहां तक कि पानी डालने पर भी बुझता नहीं है। फास्फोरस बॉम्ब 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है और इसके धमाके से विनाशकारी धुएं का गुबार बनता है। जो भी इसकी चपेट में आता है उसका बचना बेहद मुश्किल होता है और इसीलिए इसको वॉर के दौरान असल में बैन किया गया है। लेकिन क्या ये बैंड है या जैसा रशिया के ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया, इजराइल ने भी इसी तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल पर लेबनान की तरफ से भी अटैक हो गया। यह हमला लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट दागकर उन्हें निशाना बनाया है। जंग में हिजबुल्लाह का समर्थन हमास की तरफ है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह बहुत मजबूत संगठन है। उसके पास हजारों लड़ाकों की फौज है और कई आधुनिक हथियार भी। इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाके सिर्फ रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा भी है। और ऐसे में अगर हिजबुल्लाह ने जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो नेतन्याहू के सामने एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। अमेरिका से हथियारों की पहली खेप इजराइल पहुंच चुकी है और उसका एक मिलिट्री विमान हथियारों की बड़ी खेप को लेकर तेल अवीव पहुंचा। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को कौन से हथियार दिए हैं इसका पता नहीं चल पाया है, मगर माना जा रहा है कि हमास के खात्मे के लिए अमेरिका ने लंबी दूरी की कुछ मिसाइलें भी इस खेप में भेजी हैं। बिग एंड बोल्ड में हमने आपको कल ही बताया था कि अमेरिका अगर इजराइल को हथियार देगा तो यूक्रेन के सामने नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब सवाल यह है कि अगर इसी तरह अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई करता रहा तो वो यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएगा और कुछ ही वक्त में ज़ेलेंस्की की फौज घुटनों पर आ सकती है। इजराइल और हमास की इस जंग में पुतिन के सबसे बड़े वफादार की एंट्री हो गई है। पुतिन के इस वफादार का नाम है रमजान कादिरोव। यूक्रेन जंग में खान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। सांचौर पहुंचे बीजेपी के सांसद और मौजूदा प्रत्याशी देवजी पटेल को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। जैसे ही सांसद देवजी पटेल की कार सांचौर की सीमा में घुसी तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और बैनर पोस्टर लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान उग्र कार्यकर्ताओं ने सांसद की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। तभी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी की घटना में सांसद देवजी भाई पटेल की गाड़ी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन काफिले में चल रही कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना के बाद सांसद थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया। बता दें कि देवजी पटेल को सांचौर से टिकट दिए जाने के बाद से पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी के समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं और अब बगावत का ऐलान कर दिया है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन लखनऊ में बवाल हो गया। जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी सेंटर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। टीन शेड की बैरिकेडिंग लगा दी गई और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव करीब 8 फीट ऊंचे गेट पर चढ़ गए और कूदकर जेपी सेंटर पहुंच गए। इस दौरान उनको पुलिस ने रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी की एक न सुनी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयप्रकाश नारायण की मूर्ति तक पहुंच गए, जहां उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उन्होंने माल्यार्पण करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को दिल्ली में फिल्मी अंदाज में वीडियो बनाना भारी पड़ गया। ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। मामला 8 अक्टूबर का है, जब अतुल प्रधान जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिले ने ट्रैफिक नियमों का जमकर उल्लंघन किया। खुद अतुल प्रधान कार की सनरूफ को खोलकर छत पर सवार हो गए थे, जबकि उनके समर्थक भी गाड़ियों का शीशा खोलकर दरवाजों पर लटके नजर आए। इस दौरान अतुल प्रधान के काफिले में चल रही सैकड़ों गाड़ियों ने पूरी सड़क को घेर रखा था और जमकर हूटर बजाए थे। छत्तीसगढ़ चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जहां बीजेपी और कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस दौरान सामने आए एक वीडियो ने बीजेपी को मौका दे दिया।
जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेलते नजर आए। देर तक चली मीटिंग में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पार्टी पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं। टिकट वितरण को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल अपने फोन में कैंडी क्रश गेम में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने भूपेश बघेल की फोटो शेयर करते हुए तंज कसा कि भूपेश जी भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर लें, सरकार तो आनी ही नहीं है। वहीं भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौरा क्यों चलाता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि आशीर्वाद किसे देना है। हमास के हमदर्द, हिंदुस्तान के सिरदर्द, कैसे, पूरी खबर आपके सामने होगी, लेकिन पहले देखिए न्यूज क्लिक पर सीबीआई का शिकंजा। न्यूज क्लिक पर अब सीबीआई ने एफसीआरए के तहत केस दर्ज किया है। पोर्टल पर आरोप है कि उसने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए विदेशी धन प्राप्त किया। ईडी पीएमएलए के तहत जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। बिहार में मिलिशिया एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर असद इमाम के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आयकर विभाग ने भागलपुर, पटना, पूर्णिया समेत ट्रस्ट के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आईटी विभाग के एक्शन में कितनी संपत्ति का पता चला है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज में आज इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। ये मेडिकल कॉलेज आरजेडी राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम का है। पूर्णिया, किशनगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में भी आयकर विभाग ने रेड डाली। पीएफआई के मॉड्यूल के खिलाफ आज एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर में जांच एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक देश के खिलाफ बड़ी साजिश की सूचना मिलने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, तो वहीं भारत में इस जंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और मजहबी संगठन फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए। ओवैसी ने अल-अक्सा मस्जिद की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हैंड्स ऑफ गाजा। भारत का दुश्मन पाकिस्तान में ढेर, किसने किया ये खेल, खबर पर पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले देखिए बंगला बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट में क्या दी दलील। भंडारा रोड पर टाइप 7 बंगला बचाने के लिए राघव चड्ढा ने सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला दिया है। उनके वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह बात कही है। लोअर कोर्ट ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ईडी समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में पी चिदम्बरम ने सोरेन का पक्ष रखा। बहस के दौरान सोरेन के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं पर जातीय जनगणना को लेकर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब बिहार विधानसभा में पटल पर जातीय जनगणना की पूरी विस्तृत रिपोर्ट रख दी जाएगी, उसके बाद सबका भ्रम दूर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर योगी ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने 10 गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाई। इससे गोवर्धन परिक्रमा और बांके बिहारी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। 81 साल के हो गए, लेकिन इस उम्र में भी बिग बी एकदम फिट हैं। अमिताभ बच्चन रोज घंटों काम करते हैं। फिल्मों के अलावा टीवी शो केबीसी 14 को भी होस्ट कर रहे हैं। इस उम्र में उनकी जबरदस्त फिटनेस का राज क्या है? अगर खाने पीने से फिटनेस का ज्यादा ताल्लुक होता है तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वो क्या खाते पीते हैं। असल में अमिताभ बच्चन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं और नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं। अमिताभ नाश्ते में अंडा भुर्जी और 1 गिलास दूध लेते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों का भंडार है। नाश्ते के बाद फिर लंच से पहले अमिताभ नारियल पानी, आंवले का रस, केला, खजूर, तुलसी के पत्ते और बादाम खाते हैं। अमिताभ को सादा खाना पसंद है और शायद यही उनकी सेहत का राज भी है। उनके लंच में दाल, सब्जी और रोटी शामिल होती है। रात को बहुत हैवी खाने से बचते हैं। लंच की तरह उन्हें डिनर हल्का खाना पसंद है। उनके खाने में, रात के खाने में कोई हल्का सूप होता है। इसके अलावा कभी कभी पनीर की भुर्जी भी शामिल होती है। और अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलूं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान की भिड़ंत चल रही है। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 272 बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 80 रन उनके कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने बनाए। वहीं भारत की तरफ से बुमराह सबसे कामयाब बॉलर रहे। 10 ओवर में 39 रन देकर अफगानिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। फिलहाल टीम इंडिया 272 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतर रही है और उसकी शुरुआत सदी हुई है। गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। फॉरेन इंडिया रिच लिस्ट में अंबानी परिवार 8 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ टॉप पर है। इस लिस्ट में गौतम अडानी फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अडानी फैमिली की वेल्थ 4,74,000 करोड़ रुपए है। इसमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से 51% की कमी आई है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद देश के तीसरे सबसे अमीर सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमोटर पूनावाला फैमिली है। इसकी नेटवर्थ 2,78,000 करोड़ रुपए है। फॉरेन इंडिया ने 10 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और शेयर बाजार से लेकर सर्राफा बाजार तक
बहार दिखाई दी। आज सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 66,473 पर, जबकि निफ्टी 122 पॉइंट ऊपर 19,811 पर क्लोज हुआ। सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव भी चढ़े। गोल्ड प्रति 10 ग्राम 57,542 पर, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 68,875 रुपए पर कारोबार किया। देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21.82% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सीबीडीटी की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया कि कंपनियों और व्यक्तिगत करदाताओं की तरफ से बेहतर योगदान की वजह से नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को उसके डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड के जरिए नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक के इस ऐप पर नए ग्राहक नहीं जुड़ पाएंगे। एप्लीकेशन में ऑनबोर्ड करने के तरीके में पाई गई खामियों की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एनिमेटेड सीरीज भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च कर दिया।